हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कोशी के गठवार कहानी जो शेखर जोशी के द्वारा लिखी हुई है। इस कहानी का प्रकाशन 1958 में हुआ था। यह कहानी जोशी जी के कहानी संग्रह कोशी के गठवार से ली गई है। शेखर जोशी नई कहानी आंदोलन के चर्चित कथाकार हैं। कोशी का गठवार इनकी सबसे अधिक लोकप्रिय कहानी है। इस कहानी पर फिल्म भी बनी है। कोशी का गठवार कहानी एक पहाड़ी परिवेश के बारे में बताती है। इसमें पहाड़ी जीवन की झलक दिखाई देती है। यह एक अधूरी प्रेम कहानी है। कोशी के गठवार कहानी को चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था के समकक्ष माना है। अर्थात यह जैसे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था, आप सबकी पढ़ी हुई है, उसी के आधार पर ये कहानी लिखी गई है। शेखर जोशी जी नई कहानी आंदोलन से जुड़े हुए थे। इनकी नई कहानियों में यथार्थता की झलक दिखाई देती है, यानी वास्तविकता का परिचय करवाती है। यह कहानी जैसे उसने कहा था कहानी लिखी है, वैसे ही फ्लैशबैक शैली पर लिखी गई है। फ्लैशबैक शैली वो शैली होती है जिसमें पूरी कहानी के अंतिम चरण के रूप में बताई जाती है, अर्थात याद के रूप में वो कहानी पूरी की पूरी बताई जाती है। घटवार का अर्थ होता है पंचक्की, जो जिसको हम कहते हैं पानी से चलने वाली चक्की, जिससे अनाज वगैरह पीसा जाता है। कहानी के प्रमुख पात्र दो हैं। वैसे देखें तो कहानी में कुल 12 पात्र आएंगे, लेकिन कुल मुख्य पात्र दो बताए गए हैं, एक लक्ष्मा और एक गोसाई। तो अभी हम शुरू करते हैं कोसी का गठवार कहानी। अभी खप्पर में 1/4 से भी अधिक गेहूं शेष था। खप्पर यानी जो चक्की जिसमें गेहूं डाला अनाज डाला जाता है और पीसकर वो आटे के रूप में चक्की से होता हुआ बाहर निकलता है। तो खप्पर में अभी 1/4 से भी अधिक गेहूं शेष था। खप्पर में हाथ डालकर उसने यानी गोसाई ने व्यर्थ ही उसे उल्टा पलटा और चक्की के पाटों के वृत्त में फैले हुए आटे को झाड़कर एक ढेर बना दिया। बाहर आते आते उसने फिर एक बार और खप्पर में झांक कर देखा, यह जानने के लिए कि इतनी देर में कितनी पिसाई हो चुकी है, परंतु अंदर की मिकदार में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। खस खस की ध्वनि के साथ अत्यंत धीमी गति से ऊपर का पार्ट चल रहा था। घट का प्रवेश द्वार बहुत कम ऊंचा था, खूब नीचे तक झुककर बाहर निकला। घट यानी जिसमें वो चक्की लगी हुई है। सर के बालों और बाहों पर आटे की एक हल्की सफ़ेद परत बैठ गई थी। खंबे का सहारा लेकर वह बुदबुदाया, जा साला, सुबह से अब तक 10 पंसेरी भी नहीं हुआ। सूरज कहाँ का कहाँ चला गया, कैसी अनहोनी बात, यानी बहुत कम पिसाई अभी तक हो सकी है। सूरज कहाँ से कहाँ तक चला गया, कैसी अनहोनी बात है। बात अनहोनी तो है ही, जेठ का महीना बीत रहा है, आकाश में कहीं बादलों का नाम निशान ही नहीं। अन्य वर्षों अब तक लोगों की धान रुपाई पूरी हो जाती थी, पर इस साल नदी नाले सब सूखे पड़े हैं। खेतों की सिंचाई तो दरकिनार, बीज की क्यारियां भी सूखी जा रही हैं। छोटे नाले गुलों के किनारे के घट महीनों से बंद हैं। कोसी जो एक नदी है, कोसी के किनारे है गुसाई का यह घट, पर इसकी भी चाल ऐसी कि लद्दू घोड़े की चाल को भी मात देती है, यानी बहुत धीमे धीमे चलती है। चक्की के निचले खंड में छिछर छिछर की आवाज़ के साथ पानी को काटती हुई मथानी चल रही थी। कितनी धीमी आवाज़ है। अच्छे खाते पीते ग्वालों के घर में दही की मथानी भी इससे ज़्यादा शोर करती है। इसी मथानी का वह शोर होता था कि आदमी को अपनी बात नहीं सुनाई देती, और अब तो भले नदी पार कोई बोले तो बात यहाँ सुनाई दे जाए। अर्थात ये मथानी अब पुरानी हो चुकी है। पहले इस मथानी का बहुत शोर होता था, लेकिन अब शोर धीरे धीरे कम हो रहा है, अर्थात मथानी बहुत धीमे चल रही है। छप 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 पुरानी फौजी पैंट को घुटनों तक मोड़कर गोसाई पानी की गुल के अंदर चलने लगा। कहीं कोई सुराख निकास हो तो उसे बंद कर दे, एक बूंद पानी भी बाहर नहीं जाए। बूंद बूंद की कीमत है इन दिनों। प्राय आधा फलांग चलकर वह बांध पर पहुंचा। नदी की चौड़ाई को घेर कर पानी का बहाव घट की गुल की ओर मोड़ दिया गया था। किनारे की मिट्टी घास लेकर उसने बांध में एक दो स्थान पर निकास बंद कर दिया और फिर गुल के किनारे किनारे चलकर घट पर वापस आ गया। अंदर आकर उसने फिर पाटों के वृत्त में फैले हुए आटे को बुहार कर ढेरी में मिला दिया। खप्पर में अभी थोड़ा बहुत गेहूं शेष था।
वह उठकर बाहर आया। दूर रास्ते पर एक आदमी सर पर पिसान रखे यानी अनाज रखे हुए उसकी ओर आ रहा था। गोसाई ने उसकी सुविधा का ख्याल करके वहीं से आवाज़ दे दिया, हैं हो, यहाँ लंबर देर में आएगा, 2 दिन का पिसान अभी जमा है, ऊपर उमेद सिंह के घट में देख लो। उस व्यक्ति ने मुड़ने से पहले एक बार और प्रयत्न किया। खूब ऊंचे स्वर में पुकार कर वह बोला, जरूरी है जी, पहले हमारा लंबर नहीं लगा दोगे? गोसाई होठों ही होठों में मुस्कुराया। साला कैसे चीखता है, जैसे गट की आवाज़ इतनी हो कि मैं सुन न सकूं। कुछ कम ऊंची आवाज़ में उसने हाथ हिलाकर उत्तर दे दिया कि यहाँ नहीं पीसा जा सकता, यहाँ जरूरी का भी बाप रखा है जी, तुम ऊपर चले जाओ। वह आदमी लौट गया। मीहल एक वृक्ष, उसकी छांव में बैठकर गुसाई ने लकड़ी के जलते कुंदे को खोदकर चिलम सुलगाई और गुड़ करता धुआं उड़ाता रहा। खसर खसर चक्की का पाठ चल रहा था। किट 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 खपर के दाने गिराने वाली चिड़िया पाट पर टकरा रही थी, यानी दाने उसमें से नीचे गेहूं के दाने पीसने के लिए जा रहे थे चक्की में, तो किट किट की आवाज़ आ रही थी। छिछर छिछर की आवाज़ के साथ मथानी पानी को काट रही थी और कहीं कोई आवाज़ नहीं। कोसी के बहाव में भी कोई ध्वनि नहीं। रेती पाथरों के बीच में टकने टकने पत्थर भी अपना सर उठाए आकाश को निहार रहे थे, अर्थात नदी में पानी बहुत कम था। दोपहरी ढलने पर भी इतनी तेज धूप, कहीं चिरैया भी नहीं बोलती, किसी प्राणी का प्रिय अप्रिय स्वर नहीं। सूखी नदी के किनारे बैठा गुसाई सोचने लगा, क्यों उस व्यक्ति को लौटा दिया? लौट तो वह जाता ही। घट के अंदर टच पड़े पिसान को के थैले को देखकर, यानी कि पिसान के बहुत सारे थैले अभी पड़े हैं, तो आदमी वैसे भी लौट जाता, लेकिन उसे मुझे नहीं लौटाना चाहिए था। 2-4 क्षण की बातचीत का आसरा ही होता। कभी कभी गुसाई को यह अकेलापन काटने लगता है। सूखी नदी के किनारे का यह अकेलापन नहीं, जिंदगी भर साथ देने के लिए जो अकेलापन उसके द्वार पर धरना देकर बैठ ही गया वही, यानी कि केवल सूखी नदी के किनारे बैठने वाला अकेलापन नहीं, बल्कि उसके जीवन में भी अकेलापन ही रहा है। जिसे अपना कह सके ऐसे किसी प्राणी का स्वर उसके लिए बना ही नहीं, पालतू कुत्ते बिल्ली का स्वर भी नहीं। क्या ठिकाना ऐसे मालिक का जिसके घर द्वार नहीं, बीवी बच्चे नहीं, खाने पीने का ठिकाना नहीं। घुटनों तक उठी हुई पुरानी फौजी पैंट के मोड़ को गुसाई ने वापस खोला। गुल में चलते हुए थोड़ा भाग भीग गया था, पर इस गर्मी में उसे भीगी पैंट की यह शीतलता अच्छी लगी। पैंट की सलवटों को ठीक करते करते गुसाई ने हुक्के की नली से मुंह हटाया। उसने होठों में बाएं कोने पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। बीती बातों को याद कर गुसाई सोचने लगा, इसी पैंट की बदौलत यह अकेलापन उसे मिला है, नहीं याद करने को मन नहीं करता। यानी वो अपने पीछे की बातों को याद कर रहा है। पुरानी बहुत पुरानी बातें वह भूल गया है, पर हवालदार साहब की पैंट की बात वह नहीं भूली जाती। ऐसी ही फौजी पैंट पहनकर हवालदार धर्म सिंह आया था, लॉन्ड्री की धुली नोकदार क्रीज वाली पैंट। वैसी ही पैंट पहनने की महत्वाकांक्षा लेकर गोसाई फौज में गया था, पर फौज से लौटा तो पैंट के साथ साथ जिंदगी का अकेलापन भी उसके साथ आ गया। पैंट के साथ और भी कितनी स्मृतियां संबद्ध है, यानी जुड़ी हुई है। उस बार की छुट्टियों की बात, कौन सा महीना? हाँ, बैसाख ही था। सर पर क्रास खुखरी की क्रेस्ट वाली काली किस्तीनुमा टोपी को तिरछा रखकर फौजी वर्दी वह पहली बार एनुअल लीव पर घर आया था, तो चीड़ वन की आग की तरह खबर इधर उधर फैल गई, यानी उसकी बात जल्दी फैल गई कि वो एक फौजी बन गया है। बच्चे बूढ़े सभी उससे मिलने आए थे। चाचा का गोठ एकदम भर गया था ठसाठस। बिस्तर की नई एकदम साफ जगमग लाल नीली धारियों वाली दरी आंगन में बिछानी पड़ी थी लोगों को बिठाने के लिए। खूब याद है, आंगन का गोबर दरी में लग गया था। बच्चे बूढ़े सभी आए थे। सिर्फ चना गुड़ और हल्द्वानी के तंबाकू का लोभ भी नहीं था। कल के शर्मीले गुसाई को इस नए रूप में देखने के लिए कौतूहल भी था, यानी सब लोग उसे देखने के लिए आतुर थे और वो आश्चर्यचकित भी थे, तो इस वजह से सारे गुसाई को देखने के लिए आ रहे थे। पर गुसाई की आंखें उस भीड़ में जिसे खोज रही थी वह वहां नहीं थी। नाला पार के अपने गांव से भैंस के कटैया को खोजने के बहाने दूसरे दिन लक्ष्मा आई थी।
वह लक्ष्मा को खोज रहा था और लक्ष्मा उससे मिलने के लिए दूसरे दिन आई, पर गुसाई उस दिन उससे मिल नहीं सका। गांव के छोकरे ही गुसाई की जान के बवाल बन गए थे। बूढ़े नरसिंह प्रधान उन दिनों ठीक ही कहते थे कि आजकल गुसाई को देखकर सोबनिया का लड़का भी अपनी फटी घेर की टोपी को तिरछी पहनने लग गया है। दिन रात बिल्ली के बच्चों की तरह छोकरे उसके पीछे लगे रहते थे, सिगरेट, बीड़ी या गपशप के लोभ में। एक दिन बड़ी मुश्किल से मौका मिला था उसे। लक्ष्मा को पात पतेल के लिए जंगल जाते देखकर वह छोकरों से कांकड़ के शिकार का बहाना बनाकर अकेले ही जंगल को चल दिया था। गांव की सीमा से बहुत दूर काफल के पेड़ के नीचे गुसाई के घुटने पर सर रखकर लेटी लेटी लक्ष्मा काफल खा रही थी। पके गदराए गहरे लाल लाल काफल। खेल खेल में काफलों की छीना झपटी करते गुसाई ने लक्ष्मा की मुट्ठी भींच दी थी। टप टप काफलों का गाढ़ा लाल रस उसकी पैंट पर गिर गया था। लक्ष्मा ने कहा था, इसे यहीं रख जाना, मेरी पूरी बाहें की कुर्ती इसमें से निकल जाएगी। वह खिलखिलाकर अपनी बात पर स्वयं ही हंस दी थी। पुरानी बात, क्या कहा था गुसाई ने, याद नहीं पड़ता? ये कहा था कि तेरे लिए मखमल की कुर्ती ला दूंगा मेरी सुआ, या कुछ ऐसा ही। पर लक्ष्मा को मखमल की कुर्ती किसने पहनाई होगी? पहाड़ी पार के रमुआ ने, जो तुरी निशान लेकर उसे ब्याहने आया था। जिसके आगे पीछे भाई बहन नहीं, माई बाप नहीं, परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाले को छोकरी कैसे दे दे हम? लक्ष्मा के बाप ने कहा था। उसका मन जानने के लिए गुसाई ने टेढ़े तिरछे बात चलवाई थी। उसी साल मंगशिर की एक ठंडी उदास शाम को गुसाई की यूनिट के सिपाही किशन सिंह ने क्वार्टर मास्टर स्टोर के सामने खड़े खड़े उससे कहा था कि हमारे गांव के राम सिंह ने जिद की, तभी छुट्टियां बढ़ानी पड़ी। इस साल उसकी शादी है। खूब अच्छी औरत मिली है यार, शक्ल सूरत भी खूब है, एकदम पटाखा, बड़ी हंसमुख है। तुमने तो देखा ही होगा, तुम्हारे गांव के नज़दीक की ही है। लक्ष्मा लक्ष्मा कुछ ऐसा ही नाम है। गुसाई को याद नहीं पड़ता कौन सा बहाना बनाकर वह किशन सिंह के पास से चला आया था। रम डे था उस दिन। हमेशा आधा पैग लगाने वाला गुसाई उस दिन पेशी करवाई थी मलेरिया प्रिकॉशन न करने के अपराध में। यानी उसने बहुत ज़्यादा पी ली थी। सोचते सोचते गुसाई बुदबुदाया, साला एडजुटेंट। गुसाई सोचने लगा, उस साल छुट्टियों में घर से विदा होने से एक दिन पहले वो मौका निकालकर लक्ष्मा से मिला था। गंगानाथ जू की कसम, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। ये लाइन याद रखना कि उसने उस दिन लक्ष्मा ने गंगानाथ की कसम खाई थी। आंखों में आंसू भरकर लक्ष्मा ने कहा था, वर्षों से वह सोचता आया है कि कभी लक्ष्मा से भेंट होगी तो वह अवश्य कहेगा कि वह गंगानाथ का जागर लगाकर प्रायश्चित जरूर कर ले, कि गंगानाथ का जागरण लगा दे और गंगानाथ से कह दे कि मेरी जो गलती है उसे माफ़ कर दे, क्योंकि उसने गंगानाथ की झूठी कसम खाई थी। देवी देवताओं की झूठी कस्में खाकर उन्हें नाराज करने से क्या लाभ? जिस पर भी गंगानाथ का कोप हुआ वह कभी फल फूल नहीं पाया। पर लक्ष्मा से कब भेंट होगी यह वह नहीं जानता। लड़कपन से संगी साथी नौकरी चाकरी के लिए मैदानों में चले गए हैं। गांव की ओर जाने का उसका मन नहीं होता। लक्ष्मा के बारे में किसी से पूछना उसे अच्छा नहीं लगता। जितने दिन नौकरी रही वह पलटकर अपने गांव नहीं आया। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का वॉलंटियरी ट्रांसफर लेने वाले की लिस्ट में नायक गुसाई सिंह का नाम ऊपर आता रहा, लगातार 15 साल तक। पिछले बैसाख में वह गांव लौटा। 15 साल बाद रिजर्व में आने पर काले बालों को लेकर गया था और खिचड़ी बाल लेकर लौटा, यानी बूढ़ा सा हो गया। लक्ष्मा का हट उसे अकेला बना गया। आज इस अकेलेपन में कोई होता जिसे गुसाई अपनी जिंदगी की किताब पढ़कर सुनाता। शब्द शब्द, अक्षर अक्षर, कितना देखा, कितना सुना, कितना अनुभव किया है उसने। पर नदी किनारे यह तपती रेत, पंचक्की की खटर पटर और मीहल की छाया में ठंडी चिलम के निष्प्रयोजन गुड़गुड़ाता गुसाई। और चारों ओर अन्य कोई नहीं, एकदम निर्जन, निस्तब्ध, सुनसान। एकाएक गुसाई का ध्यान टूटा। सामने पहाड़ी के बीच की पगडंडी से सर पर बोझा लिए एक नारी आकृति उसी की ओर चली आ रही है। गुसाई ने सोचा वहीं से आवाज देकर उसे वापस लौटा दे। कोसी ने चिकने
काई लगे पत्थरों पर कठिनाई से चलकर उसे वहां तक आकर केवल निराश लौट जाने को क्यों वह बाध्य करे। यानी वो सोच रहा था कि उसे भी दूर से लौटा दें। दूर से चिल्ला चिल्ला कर पिसान स्वीकार करवाने की आदत से वह तंग आ चुका है। इस कारण आवाज देने का उसका मन नहीं हुआ। वह आकृति अब तक पगडंडी छोड़कर नदी के मार्ग में आ पहुंची थी। चक्की की बदलती आवाज को पहचान कर गुसाई घट के अंदर चला गया। खप्पर का अनाज समाप्त हो चुका था। खप्पर में एक कम अन्न वाले थैले को उलटकर उसने अन्न का निकास रोकने के लिए काठ की चिड़ियों को उल्टा उल्टा कर दिया। किट किट का स्वर बंद हो गया। वह जल्दी जल्दी आटे को थैले में भरने लगा। घट के अंदर मथानी की छिचर छिचर की आवाज भी अपेक्षाकृत कम सुनाई दे रही थी। केवल चक्की के ऊपर वाले पार्ट की घिसती हुई घरघराहट का हल्का धीमा संगीत चल रहा था। तभी गुसाई ने सुना अपनी पीठ के पीछे घट के द्वार पर इस संगीत से भी मधुर एक नारी का कंठ स्वर। कब बारी आएगी जी? रात की रोटी के लिए भी घर में आटा नहीं है। सर पर पिसान रखे एक स्त्री उससे यह पूछ रही थी। गुसाई को उसका स्वर कुछ परिचित सा लगा। चौंक कर उसने पीछे मुड़कर देखा। कपड़े में पिसान ढीला बंधा होने के कारण बोझ का एक सिरा उसके मुख के आगे आ गया था। गुसाई उसे ठीक से देख नहीं पाया, लेकिन तब भी उसका मन जैसे आशंकित हो उठा। अपनी शंका का समाधान करने के लिए वह बाहर आने को मुड़ा, लेकिन तभी फिर अंदर जाकर पिसान के थैले को इधर उधर रखने लगा। काठ की चिड़िया किट किट बोल रही थी और उसकी गति के साथ गुसाई को अपने हृदय की धड़कन का भी आभास हो रहा था। घट के छोटे कमरे में चारों ओर पीसे हुए अन्न का चूर्ण फैल रहा था, जो अब तक गुसाई के पूरे शरीर पर छा गया था। इस कृत्रिम सफेदी के कारण वह वृद्ध सा दिखाई दे रहा था। स्त्री ने उसे नहीं पहचाना। उसने दोबारा वही शब्द दोहराए। वह अब भी तेज धूप में बोझा सर पर रखे हुए गुसाई का उत्तर पाने के लिए आतुर थी। शायद नकारात्मक उत्तर मिलने पर वह उल्टे पांव लौटकर किसी अन्य चक्की का सहारा लेती। दूसरी बार के प्रश्न को गुसाई टाल नहीं पाया और उत्तर देना ही पड़ा कि यहाँ पहले से ही टीला लगा है, यहाँ तो देर होगी ही। उसने दबे दबे स्वर में कह दिया। स्त्री ने किसी प्रकार की अनुनय विनय नहीं की। शाम के आटे का प्रबंध करने के लिए वह दूसरी चक्की का सहारा लेने के लिए लौट पड़ी। गुसाई झुककर घट से बाहर निकला। मुड़ते समय स्त्री की एक झलक देखकर उसका संदेह विश्वास में बदल गया, यानी वह लक्ष्मा ही थी। हताश सा वह कुछ क्षणों तक उसे जाते हुए देखता रहा और फिर अपने हाथों तथा सिर पर गिरे हुए आटे को झाड़कर एक दो कदम आगे बढ़ा। उसके अंदर की किसी अज्ञात शक्ति ने जैसे उसे वापस जाती हुई स्त्री को बुलाने के लिए बाध्य कर दिया। आवाज देकर उसे बुला लेने को उसने मुंह खोला, परंतु आवाज न दे सका। एक झिझक, एक असमर्थता थी और उसका मुंह बंद कर रही थी। वह स्त्री नदी तक पहुंच चुकी थी। गुसाई के अंतर में तीव्र उथल पुथल मच गई। इस बार आवेग इतना तीव्र था कि वह स्वयं को नहीं रोक पाया और लड़खड़ाती आवाज में उसने पुकारा, लक्ष्मा। घबराहट के कारण वह पूरे जोर से आवाज नहीं दे पाया था। स्त्री ने यह आवाज नहीं सुनी। इस बार गुसाई ने स्वस्थ होकर पुनः पुकारा, लक्ष्मा। लक्ष्मा ने पीछे मुड़कर देखा। मायके में उसे सभी इसी नाम से पुकारते थे। यह संबोधन उसके लिए स्वाभाविक था, परंतु उसे शंका शायद यह थी कि चक्की वाला एक बार पिसान स्वीकार नहीं करने पर भी दोबारा उसे बुला रहा है, या फिर उसे केवल भ्रम ही हुआ है। उसने वहीं से पूछा, मुझे पुकार रहे हैं जी? गुसाई ने संयत स्वर में कहा, हाँ ले आओ, हो जाएगा। लक्ष्मा क्षण भर रुकी और फिर घट की ओर लौट आई। अचानक साक्षात्कार होने का मौका नहीं देने की इच्छा से गुसाई व्यस्तता का प्रदर्शन करता हुआ मिहल की छाह में चला गया। लक्ष्मा पिसान का थैला घट के अंदर रख आई। बाहर निकलकर उसने आंचल की कोर से मुंह पोंछा। तेज धूप में चलने के कारण उसका मुंह लाल हो गया था। किसी पेड़ की छाया में विश्राम करने की इच्छा से उसने इधर उधर देखा। मिहल के पेड़ की छाया में घट की ओर पीठ किए गुसाई बैठा हुआ था। निकट स्थान में दाड़िम के एक पेड़ की छाह को छोड़कर अन्य कोई बैठने लायक स्थान नहीं था। वह उसी ओर चलने लगी। गुसाई की उदारता के कारण ऋणी सी होकर ही जैसे उसने निकट आते आते कहा, तुम्हारे बाल बच्चे जीते रहे घटवार जी। लक्ष्मा ने गुसाई जी को कहा कि तुम्हारे बाल बच्चे जीते रहे घटवार जी। घटवार जी यानी इस घट को चलाने वाले। बड़ा उपकार का काम कर दिया तुमने। ऊपर के घट में भी जाने कितनी देर में लंबड़ मिलता।
आज संतति के प्रति दिए गए आशीर्वचनों को गुसाई ने मन ही मन विनोद के रूप में ग्रहण किया। संतति यानी संतान के लिए। इस कारण उसकी मानसिक उथल पुथल कुछ कम हो गई। लक्ष्मा उसकी ओर देखे इससे पूर्व ही उसने कहा, जीते रहें तेरे बाल बच्चे लक्ष्मा, मायके कब आई? गुसाई ने अंतर में घुमड़ती आंधी को रोककर यह प्रश्न इतने संयत स्वर में किया जैसे वह पहले भी अन्य 10 आदमियों की तरह लक्ष्मा के लिए एक साधारण व्यक्ति हो। दाड़िम की छाया में पात पतेल झाड़कर बैठते लक्ष्मा ने शंकित दृष्टि से गुसाई की ओर देखा। कोसी की सूखी धार अचानक जल प्लावित होकर बहने लगती तो भी लक्ष्मा को इतना आश्चर्य नहीं होता जितना अपने स्थान से केवल 4 कदम की दूरी पर गुसाई को इस रूप में देखने पर हुआ। यानी कोसी में अगर अचानक से बाढ़ सी आने लगती तो भी उसे इतना आश्चर्य नहीं होता जितना आश्चर्य गोसाई को देखने पर हुआ। विस्मय से आंखें फाड़कर वह उसे देखे जा रही थी, जैसे अब भी उसे विश्वास नहीं हो रहा हो कि जो व्यक्ति उसके सम्मुख बैठा है वह उसका ही पूर्व परिचित गुसाई ही है। तुम जाने लक्ष्मा क्या कहना चाहती थी? शेष शब्द उसके कंठ में ही रह गए। हाँ, पिछले साल पलटन से लौट आया था, वक्त काटने के लिए यह घट लगवा लिया। गुसाई ने पूछा, बाल बच्चे ठीक हैं? आंखें जमीन पर टिकाए गर्दन हिलाकर संकेत से ही उसने बच्चों की कुशलता की सूचना दे दी। जमीन पर गिरे एक दाड़िम के फूल को हाथ में लेकर लक्ष्मा उसकी पंखुड़ियों को एक एक कर निरुद्देश्य तोड़ने लगी और गुसाई पतली सिंक लेकर आग को कुरेदता रहा। बातों का क्रम बनाए रखने के लिए गुसाई ने पूछा, तू अभी और कितने दिन मायके ठहरने वाली है? अब लक्ष्मा के लिए अपने को रोकना असंभव हो गया। टप 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 वह सर नीचा किए आंसू गिराने लगी। सिसकियों के साथ साथ उसके उठते गिरते कंधों को गुसाई देखता रहा। उसे यह नहीं सूझ रहा था कि वह किन शब्दों से अपनी सहानुभूति प्रकट करे। इतनी देर बाद सहसा गुसाई का ध्यान लक्ष्मा के शरीर की ओर गया। उसके गले में चरेऊ यानी सुहाग चिन्ह, जिसे हम मंगलसूत्र कहते हैं, वो नहीं था। हतप्रभ सा गोसाई उसे देखता रहा। अपनी व्यवहारिक अज्ञानता पर उसे बेहद झुंझलाहट हो रही थी। आज अचानक लक्ष्मा से भेंट हो जाने पर वह उन सब बातों को भूल गया जिन्हें वह कहना चाहता था। इन क्षणों में वह केवल मात्र श्रोता बनकर रह जाना चाहता था। यानी वो उसका केवल उसके दुख को सुनना चाहता था, जो खुद की पीड़ा थी वो नहीं बताना चाह रहा था लक्ष्मा को। गुसाई की सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि पाकर लक्ष्मा आंसू पोंछती हुई अपना दुखड़ा रोने लगी। जिसका भगवान नहीं होता उसका कोई नहीं होता। जेठ जेठानी से किसी तरह पिंड छुड़ाकर यहाँ माँ की बीमारी में आई थी, वह भी मुझे छोड़कर चली गई। एक अभागा मुझे रोने को रह गया है, उसी के लिए जीना पड़ रहा है, नहीं तो पेट पर पत्थर बांधकर कहीं डूब मरती, जंजाल करता। यानी मेरा एक पुत्र है, उसकी वजह से मुझे जीना पड़ रहा है। गुसाई ने उसे पूछा, यहाँ काका काकी के साथ रह रही हो? मुश्किल पड़ने पर कोई किसी का नहीं होता जी। बाबा की जायदाद पर उनकी आंखें लगी हैं, सोचते हैं कि कहीं मैं हक न जमा लूं। मैंने साफ साफ कह दिया, मुझे किसी का कुछ लेना देना नहीं। जंगलात का लीसा ढो ढोकर अपनी गुजार कर लूंगी, किसी की आंख का कांटा बनकर नहीं रहूंगी। यानी कि यहाँ पशु वगैरह चराकर मैं अपना गुजारा कर लूंगी। गुसाई ने किसी प्रकार की मौखिक संवेदना प्रकट नहीं की, केवल सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से उसे देखता भर रहा। दाड़िम के वृक्ष से पीठ टिकाकर लक्ष्मा घुटने मोड़कर बैठ गई। गुसाई सोचने लगा कि 15-16 साल किसी की जिंदगी में अंतर लाने के लिए कम नहीं होते। समय का यह अंतराल लक्ष्मा के चेहरे पर भी एक छाप छोड़ गया था, पर उसे लगा उस छाप के नीचे वह आज भी 15 वर्ष पहले की लक्ष्मा को ही देख रहा है। कितनी तेज धूप है इस साल, लक्ष्मा का स्वर उसके कानों में पड़ा। प्रसंग बदलने के लिए, जैसे लक्ष्मा ने यह बात जानबूझकर कही हो, और अचानक उसका ध्यान उस ओर चला गया जहां लक्ष्मा बैठी थी। दाड़िम की फैली फैली अढकी डालों से छनकर धूप उसके शरीर पर पड़ रही थी। सूरज की एक पतली किरण न जाने कब से लक्ष्मा के माथे पर गिरी हुई एक लट को सुनहरी रंगीनी में डुबा रही थी। गुसाई एकटक उसे देखता रहा। दोपहर तो बीत चुकी होगी, लक्ष्मा ने प्रश्न किया तो गुसाई का ध्यान टूटा। हाँ, अब तो 2 बजने वाले होंगे, उसने कहा। उधर धूप लग रही हो तो इधर आ जाओ छांव में। कहता हुआ गुसाई एक जम्हाई लेकर अपने स्थान से उठ गया।
नहीं, यही ठीक है, कहकर लक्ष्मा ने गुसाई की ओर देखा, लेकिन वह अपनी बात कहने के साथ ही दूसरी ओर देखने लगा था। घट में कुछ देर पहले डाला हुआ पिसान समाप्ति पर था। नंबर पर रखे हुए पिसान की जगह उसने जाकर जल्दी जल्दी लक्ष्मा का अनाज खप्पर में खाली कर दिया। धीरे धीरे चलकर गुसाई गुल के किनारे तक आ गया। अपनी अंजुली से भर भर कर उसने पानी पिया, यानी अपने हथेलियों में पानी लेकर उसने पानी पी लिया और फिर पास ही एक बंजर घट के अंदर जाकर पीतल और एल्यूमीनियम के कुछ बर्तन लेकर आग के निकट लौट आया। आसपास पड़ी हुई सूखी लकड़ियों को बटोरकर उसने आग सुलगाई और एक कालिख पुती बटलोई में पानी रखकर जाते जाते लक्ष्मा की ओर मुंह करके कह गया कि चाय का टेम भी हो रहा है, पानी उबल जाए तो पत्ती डाल देना, पुड़िया में रखी हुई है। लक्ष्मा ने उत्तर नहीं दिया। वह उसे नदी की ओर जाने वाली पगडंडी पर जाता हुआ देखती रही। सड़क किनारे की दुकान से दूध लेकर लौटते लौटते गुसाई को काफ़ी समय लग गया था। वापस आने पर उसने देखा कि एक 6-7 वर्ष का बच्चा लक्ष्मा की देह से सटकर बैठा हुआ है। बच्चे का परिचय देने की इच्छा से जैसे लक्ष्मा ने कहा, इस छोकरे को घड़ी भर भी चैन नहीं मिलता, जाने कैसे पूछता खोजता मेरी जान खाने को यहाँ भी पहुँच गया है। गुसाई ने लक्ष्य किया कि बच्चा बार बार, यानी गुसाई ने देखा और ध्यान दिया कि बच्चा बार बार उसकी दृष्टि बचाकर माँ से किसी चीज को लेने के लिए जिद कर रहा है। एक बार झुंझलाकर लक्ष्मा ने उसे झिड़क दिया, चुप रह, अभी लौटकर घर जाएंगे, इतनी सी देर में क्यों मरा जा रहा है। चाय के पानी में दूध डालकर गुसाई फिर उसी बंजर घट में चला गया। एक थाली में आटा लेकर वह गुल के किनारे बैठा बैठा उसे गूंथने लगा। मीहल के पेड़ की ओर आते समय उसने हाथ में 2-1 बर्तन और ले लिए। लक्ष्मा ने बटलोई में दूध चीनी डालकर चाय तैयार कर दी। एक गिलास और एक एल्यूमीनियम का मग और एक एल्यूमीनियम के मेस्टिन में गुसाई ने चाय डालकर अपने आपस में बांट ली और पत्थरों से बने बेढंगे चूल्हे के पास बैठकर रोटियां बनाने का उपक्रम करने लगा। यानी उसने चाय के 3 जगह चाय बांट ली और वह रोटियां बनाने के लिए तैयारी करने लगा। हाथ की चाय का गिलास जमीन पर टिकाकर लक्ष्मा उठी। आटे की थाली अपनी ओर खिसकाकर अपने स्वयं रोटी पका देने की इच्छा ऐसे स्वर में प्रकट की कि गुसाई ना नहीं कर सका। वह खड़ाखड़ उसे रोटी पकाते देखता रहा। गोल गोल डिबिया सरीखी रोटियां चूल्हे में खिलने लगी। वर्षों बाद गुसाई ने ऐसी रोटियां देखी थी जो अनिश्चित आकार की फौजी लंगर की चपातियां या स्वयं के हाथ से बनी हुई बेडोल रोटियों से बिल्कुल भिन्न थी। आटे की लोई बनाते समय लक्ष्मा के छोटे छोटे हाथ बड़ी तेजी से घूम रहे थे। कलाई में पहने हुए चांदी के कड़े जब कभी आपस में टकरा जाते तो खन्न खन्न का अत्यंत मधुर स्वर निकलता। चक्की के पाट पर टकराने वाली काठ की चिड़ियों का स्वर कितना नीरस हो सकता है, यह गुसाई को आज पहली बार अनुभव हुआ। किसी काम से वह बंजर घट की ओर गया और बड़ी देर तक खाली बर्तन डिब्बों को उठाता पटकता रहा। वह लौटकर आया तो लक्ष्मा रोटी बनाकर बर्तनों को समेट चुकी थी और अब आटे से सने हुए हाथों को धो रही थी। गुसाई ने बच्चे की ओर देखा। वह दोनों हाथों में चाय का मग थामे टकटकी लगाकर गुसाई को ही देख रहा था। लक्ष्मा ने आग्रह के स्वर में कहा कि चाय के साथ अगर रोटी खानी हो तो खा लो, फिर ठंडी हो जाएगी। मैं तो अपने टेम से ही खाऊंगा, यह तो बच्चे के लिए। स्पष्ट कहने में उसे झिझक महसूस हो रही थी, जैसे बच्चे के संबंध में चिंतित होने की उसकी चेष्टा अनधिकार हो। नैना जी, वह तो अभी घर से खाकर ही आ रहा है, मैं रोटियां बनाकर रख आई थी। अत्यंत संकोच के साथ लक्ष्मा ने आपत्ति प्रकट कर दी। यूं ही कहती हैं, कहाँ रखी थी रोटियां घर में? बच्चे ने रुआसी आवाज में वास्तविक व्यक्ति की बातें सुन रहा था और रोटियों को देखकर उसका संयम ढीला पड़ता जा रहा था। यानी बच्चे ने वास्तविक बातें कह दी और रोटियों के लिए उसका संयम ढीला पड़ गया। चुप! आंखें तरेर कर लक्ष्मा ने उसे डांट दिया। बच्चे के इस कथन से उसकी स्थिति हास्यास्पद हो गई थी। इस कारण उस लज्जा से लक्ष्मा का मुंह आरक्त हो गया, यानी लाल हो गया। बच्चा है, भूख लग गई होगी, डांटने से क्या फ़ायदा। गुसाई ने बच्चे का पक्ष लेकर 2 रोटियां उसकी ओर बढ़ा दी, परंतु माँ की अनुमति के बिना उन्हें स्वीकार करने का साहस बच्चे को नहीं हो रहा था। वह ललचाई दृष्टि से कभी रोटियों की ओर कभी माँ की ओर देख लेता था। गुसाई के बार बार आग्रह करने पर भी बच्चा रोटियां लेने में संकोच करता रहा तो लक्ष्मा ने उसे झिड़क दिया, मर,
अब ले क्यों नहीं लेता? जहाँ जाएगा वहीं अपने लक्षण दिखाएगा। इससे पहले कि बच्चा रोना शुरू कर दे, गोसाई ने रोटियों के ऊपर एक गुड़ का टुकड़ा रखकर बच्चे के हाथ में दे दिया। भरी भरी आंखों से इस अनोखे मित्र को देखकर बच्चा चुपचाप रोटी खाने लगा और गुसाई कौतुकपूर्ण दृष्टि से उसके हिलते हुए होठों को वो देखता रहा। इस छोटे से प्रसंग के कारण वातावरण में एक तनाव सा आ गया था, जिसे गुसाई और लक्ष्मण दोनों ही अनुभव कर रहे थे। स्वयं भी एक रोटी को चाय में डुबाकर खाते खाते गुसाई ने जैसे इस तनाव को कम करने की कोशिश में ही मुस्कुराकर कहा, लोग ठीक ही कहते हैं, औरत के हाथ की बनी रोटियों में स्वाद ही दूसरा होता है। लक्ष्मण ने करुण दृष्टि से उसकी ओर देखा। गुसाई हो होकर खोखली हंसी हंस रहा था। कुछ साग सब्जी होती तो बेचारा एक आधी रोटी और खा लेता। गुसाई ने बच्चे की ओर देखकर अपनी विवशता को प्रकट किया। ऐसे ही खाने पीने वाले की तकदीर लेकर पैदा हुआ होता तो मेरे भाग क्यों पड़ता। 2 दिन से घर में तेल नमक नहीं है, आज थोड़े से पैसे मिले हैं तो आज ले जाऊंगी कुछ सौदा। हाथ से अपनी जेब को टटोलते हुए गुसाई ने संकोचपूर्ण स्वर में कहा, लक्ष्मण। लक्ष्मण ने जिज्ञासा से उसकी ओर देखा। गुसाई ने जेब से एक नोट निकालकर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ले, काम चलाने के लिए यह रख ले, मेरे पास अभी और हैं, परसों दफ्तर से मनी ऑर्डर आया था। नहीं नहीं जी, काम तो चल ही रहा है, मैं इस मतलब से थोड़े कह रही थी, यह तो बात चली थी तो मैंने कहा। कहकर लक्ष्मण ने सहायता लेने से इनकार कर दिया। गुसाई को लक्ष्मण का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। रूखी आवाज में वह बोला, दुख तकलीफ के वक्त ही आदमी आदमी के काम नहीं आया तो बेकार है। साला कितना कमाया कितना फूंका हमने इस जिंदगी में, है कोई हिसाब? पर क्या फायदा, किसी के काम नहीं आया, इसमें एहसान की क्या बात है? पैसा तो मिट्टी है साला, किसी के काम नहीं आया तो मिट्टी है, एकदम मिट्टी। परंतु गुसाई के इस तर्क के बावजूद भी लक्ष्मण अड़ी रही। बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए उसने दार्शनिक गंभीरता से कहा, गंगनाथ दाहिने रहे तो भले बुरे दिन निभ जाते हैं जी। पेट का क्या है, घट के खप्पर की तरह जितना डालो कम हो जाए। अपने पराये प्रेम से हंस बोल दे तो वह बहुत है दिन काटने के लिए। गुसाई ने गौर से लक्ष्मण के मुख की ओर देखा। वर्षों पहले उठे हुए ज्वार और तूफान का वहां बिल्कुल शेष चिन्ह नहीं था। अब वह सागर जैसे सीमाओं में बंधकर शांत हो चुका था। रुपया लेने के लिए लक्ष्मण से अधिक आग्रह करने का उसका साहस नहीं हुआ, पर गहरे असंतोष के कारण बुझा बुझा सा वह धीमी चाल से चलकर वहां से हट गया। सहसा उसकी चाल तेज हो गई और घट के अंदर जाकर उसने एक बार शंकित दृष्टि से बाहर की ओर देखा। लक्ष्मण उस ओर पीठ किए बैठी थी, यानी उसे नहीं देख रही थी। उसने जल्दी जल्दी अपने निजी आटे के टिन में से 2-2.5 सेर के करीब आटा निकालकर लक्ष्मण के आटे में मिला दिया और संतोष की एक सांस लेकर वह हाथ झाड़ता हुआ बाहर आकर बांध की ओर देखने लगा। ऊपर बांध पर किसी को घूमते हुए देखकर उसने हाँक दी, यानी आवाज लगाई। शायद खेत की सिंचाई के लिए कोई पानी तोड़ना चाहता था। बांध की ओर जाने से पहले वह एक बार लक्ष्मण के निकट गया। पिसान पिस जाने की सूचना उसे देकर वापस लौटते हुए फिर ठिठक कर खड़ा हो गया। मन की बात कहने में जैसे उसे झिझक हो रही हो। अटक अटक कर वह बोला, लक्ष्मण। लक्ष्मण ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। गुसाई को चुपचाप अपनी ओर देखते हुए पाकर उसे संकोच होने लगा। वह न जाने क्या कहना चाहता है, इस बात की आशंका से उसके मुंह का रंग अचानक फीका होने लगा। पर गुसाई ने झिझकते हुए केवल इतना ही कहा, कभी 4 पैसे जुड़ जाए तो गंगानाथ का जागर लगाकर भूल चूक की माफी मांग लेना, यानी जागरण कर देना गंगानाथ का, क्योंकि तूने झूठी कसम खाई थी। पूत परिवार वालों को देवी देवता के कोप से बचा रहना चाहिए। लक्ष्मण की बात सुनने के लिए वह नहीं रुका। पानी तोड़ने वाले खेतीहर से वह झगड़ा निपटाकर कुछ देर बाद लौटते हुए उसने देखा, सामने वाले पहाड़ की पगडंडी पर सर पर आटा लिए लक्ष्मण अपने बच्चे के साथ धीरे धीरे चली जा रही थी। वह उन्हें पहाड़ी के मोड़ तक पहुंचने पर टकटकी बांधे देखता रहा। घट के अंदर काठ की चिड़िया अब भी किट किट की आवाज कर रही थी। चक्की का पाट खिसर खिसर चल रहा था और मथानी की पानी काटने की आवाज आ रही थी, और कहीं कोई स्वर नहीं, सब सुनसान, सब निस्तब्ध। तो ये थी कहानी शेखर जोशी के द्वारा लिखी हुई कौशिका घटवार। कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। अगले वीडियो के इंतज़ार तक के लिए आपका धन्यवाद।